जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव में आप जानते हैं कौन कौन सी पार्टियां मैदान में हैं। लेकिन आप यह भी जानें कि इन पार्टियों ने आखिर आपके लिए किया क्या है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस, बाकी कुछ पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये पार्टियां, इनके विषय में आपको जानना जरूरी है। ये केवल एमसीडी का ही चुनाव नहीं है। एमसीडी भी एक सरकार की तरह यहां पर काम करती है। मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि दिल्ली में 3 सरकारें काम करती हैं। एक केंद्र सरकार, जिसके मुखिया इस समय प्रधानमंत्री मोदी हैं। दूसरा राज्य सरकार, जिसका मुखिया अरविंद केजरीवाल है। और तीसरी एमसीडी कॉरपोरेशन, जो कि बीजेपी के ही हाथ में है पिछले 15 साल से। यह चुनाव इस देश की भावी राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके कारनामों पर नजर नहीं डालनी पड़ेगी। यह आम आदमी पार्टी, यह बीजेपी अगर यहां आई हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी, जो इस देश की तबाही के लिए, इस देश में भयानक बेरोजगारी के लिए, भयानक महंगाई के लिए, कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति के लिए और इस देश को आर्थिक रूप से तबाह करने के लिए जिम्मेदार है। मैं जो सीमापुरी है, मैं उसकी बता रहा हूं। सीमापुरी, नंदनगरी और ऐसी कई बस्तियां हैं इस देश में, इस दिल्ली में। देश को छोड़ो, दिल्ली की बात कर रहा हूं, जो राजधानी है, जहां पर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और कोर्ट है, सब कुछ शासन प्रशासन है। जहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है जनता का, उस चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार है। आप लोग मरकज को तो भूले नहीं होंगे। तबलीगी जमात के लोगों को जिस तरह से कोरोना काल में कोरोना बम कहा गया और बदनाम किया गया, मरकज को बंद कराया गया, उनके खिलाफ एफआईआर कराई गई और उन्हें ही कोरोना का जिम्मेदार बताया गया। दिल्ली सरकार, ये उसी के काम है, सब जानते हैं। यही अरविंद केजरीवाल। बाकायदा बताया जाता था कि दिल्ली में इतने कोरोना मरीज और इतने तबलीगी जमात के मरकज के कोरोना वो हैं लोग, उनको कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताया गया। रोज न्यूज में आता था। यानी आप एक समाज को, एक पूरे इतने बड़े एक समूह को आप बदनाम कर रहे हैं। भूले नहीं होंगे आप, जब सीएनआरसी का आंदोलन चला, ये आम आदमी पार्टी, ये केजरीवाल कहीं दूर दूर तक भी आपके साथ नहीं था। एक शब्द बोला आपके पक्ष में नहीं। सीएनआरसी केवल क्या मुस्लिम समाज का आंदोलन था? वो पूरे देश का आंदोलन था। हमें आभारी होना चाहिए मुस्लिम समाज का कि उसकी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने वो लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी, सरकार को झुकाया। नागरिकता, इस देश के लगभग 100 से 110 करोड़ लोगों की नागरिकता खत्म करने का एक भयानक घिनौना षड्यंत्र था। लेकिन मुस्लिम समाज की मेरी माताओं और बहनों और बच्चियों ने लड़कर देश को बचाया। केजरीवाल एक शब्द नहीं बोला, किसी आंदोलन में 1 मिनट के लिए नहीं गया, बल्कि यहां तक भी कहा कि दिल्ली पुलिस अगर दिल्ली सरकार के हाथ में होती तो 24 घंटे में शाहीन बाग को खाली करा देता है। केजरीवाल का स्टेटमेंट पढ़ो, जानो उसे। इसके अलावा जब दिल्ली में दंगा हुआ, कहां था केजरीवाल? आम आदमी पार्टी की सरकार कहां थी?
ऐसी एक नहीं कितनी ही घटनाएं हैं जो आपके साथ, आपके सामने रही, आपने देखी, और आज वो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। वही सुंदर नगरी, वार्ड नंबर 218 सुंदर नगरी, जिसमें सुंदर नगरी और नई सीमापुरी का इलाका पड़ता है। केजरीवाल की राजनीतिक जमीन यही थी। सुंदर नगरी के लोगों ने इतनी ईमानदारी से, इतनी मजबूती के साथ केजरीवाल को यहां से जिता कर भेजा। उसकी राजनीतिक पैदाइश, या यूं कहो कि इसकी राजनीतिक जमीन, जन्मभूमि यही सुंदर नगरी थी। इन्होंने जिता कर भेजा। आज देखो जाके सुंदर नगरी क्या हालत है। गंद नगरी बना दी गई सुंदर नगरी जो है। कूड़े के ढेर आपको चारों तरफ मिलेंगे। पार्कों की बदतर स्थिति है। एक कॉलेज नहीं है, एक ईदगाह है, उसको भी सुना है कि उसके भी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इतनी बड़ी कॉलोनी में जहां लाखों लोग रहते हैं, कोई पार्किंग नहीं है। जबकि मैं मानता हूं कि वहां पर मल्टी लेवल पार्किंग होनी चाहिए। और जैसे दिल्ली हाईकोर्ट के सामने 1600 से ज्यादा गाड़ियों को खड़ी करने की एक अंडरग्राउंड पार्किंग है, ऑटोमेटिक पार्किंग है, वो अगर पार्किंग वहां बना दी जाए तो सुंदर नगरी में जो गलियों में, छोटी छोटी गलियों में गाड़ियां खड़ी होती हैं, स्कूटर खड़े होते हैं, लोग चल नहीं पाते हैं। अगर किसी के साथ दिक्कत हो जाए और कहीं फंस जाए, कोई गाड़ी खड़ी हो, तो आदमी बीमार हो जाए तो वहीं मर लेगा। बनाई जा सकती नहीं बनी। जिस तरह की वहां हालत है, आपकी रूह कांप जाएंगे। इसी सुंदर नगरी वार्ड 218 में नई सीमापुरी का इलाका पड़ता है। उस सीमापुरी के इलाके में एक झुग्गी है, मैं बताता हूं, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। उस झुग्गी में आदमी चलने की हिम्मत नहीं कर सकता। इतनी गंदी नालियां, इतनी गंदगी है, सीलन है। और ऐसे माहौल में जहां कोई जानवर भी बैठने की हिम्मत नहीं करता, जिंदा इंसान वहां पर रह रहे हैं। और ये उस देश में है, उस देश की राजधानी में है, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने प्रचार के लिए, विज्ञापन के लिए प्रतिदिन 4 करोड़ रुपए खर्च करता है। इस देश की गाढ़ी, टैक्स पेयर की गाढ़ी खून पसीने की मेहनत की जो कमाई है, उससे 4 करोड़ एक दिन में अपने प्रचार के लिए, 8,500 करोड़ के जहाज में वो चलता है। दिन में 6 बार ड्रेस बदलता है। और उसे ये सुंदर नगरी और ये जो सीमापुरी और इस तरह के कितने ही इलाके हैं दिखाई नहीं देते। इन सबको देखकर लगता है, जितनी बड़ी आबादी यहां रहती है और जो ये लोग रहते हैं, इनको देखकर लगता है कि दिल्ली में, यह केवल मैं दिल्ली की बात इस समय अगर करूं तो दिल्ली में 2 भारत रहते हैं। एक वो अमीरों का, जहां हर तरह की सुविधाएं हैं, बढ़िया बाजार हैं, बढ़िया चमकती सड़कें हैं, खूब पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, सब कुछ है, 24 घंटे लाइट है। और एक वो भारत है, एक वो दिल्ली है जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी रहता है, जिसकी संख्या दिल्ली में ही अगर मैं बात करूं संख्या की, तो 70 से 80% जिसकी संख्या है, वो लोग हैं। उनकी गलियों में जाकर, उनके कॉलोनियों में जाके देखिए, गंदी कॉलोनियां, धूल उड़ती, गंदगी के ढेर मिलेंगे, बदबू आती मिलेगी, सीलन भरे घर हैं, गलियां हैं। कोई भी जो इंसान के जीने के लिए जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, वो उन गलियों में, उन नगरियों में, उन कॉलोनियों में आपको देखने को दूर दूर नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग रहते हैं ना, उनकी इस देश के हुक्मरानों को, इस प्रदेश के हुक्मरानों को कोई जरूरत नहीं है। उनकी नजर में वो कीड़े मकोड़े हैं। वो लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी है। तो साथियों, ये जो लोग हैं, किस बात के लिए हुकूमत करते हैं? ये किस बात के लिए सरकार में आए हैं? इसी केजरीवाल ने 70 वादे किए थे, 7 वादे भी पूरे किए और अब 10 वादे और किए हैं एमसीडी के चुनाव में। पुराने ही पूरे नहीं किए, तो अब का आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हाल क्या है। दोनों सरकारें, दिल्ली की
केंद्र सरकार मोदी वाली, राज्य सरकार केजरीवाल वाली, दोनों ही यमुना का 22 किलोमीटर का हिस्सा, मात्र 22 किलोमीटर का हिस्सा साफ नहीं कर सकी। 8 साल से केजरीवाल है और 8 साल से मोदी है, केंद्र सरकार है। हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं बनी, हजारों करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, कहां गए, कौन खा गया, कुछ पता नहीं। 22 किलोमीटर की यमुना साफ नहीं कर सके। कूड़े के ढेरों की बात हो रही है, जिम्मेदार कौन है? दोनों जिम्मेदार हैं। दिल्ली किसकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार है ना। साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली सरकार की। केंद्र सरकार रह रही है, एमसीडी में बीजेपी है 15 साल से, कौन जिम्मेदार है? दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, दोनों जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करें। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ना। और वैसे भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं, दोनों आरएसएस की संस्थाएं हैं। आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, वो बीजेपी को ही जाएगी, कुछ फर्क नहीं है। और रही कांग्रेस, अगर कांग्रेस वाकई में सही काम करती तो क्या ये आ सकती थी बीजेपी? यहां आम आदमी पार्टी आ सकती थी क्या? नहीं आ सकती थी। इनको नाले के लिए जिम्मेदार कौन है? कभी ईवीएम के खिलाफ बोली है कांग्रेस? लगातार हम लोग ईवीएम का आंदोलन लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, जिस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उस दिन से, जिस दिन से मोदी सरकार ने दूसरी बार शपथ ली, 30 मई 2019 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 5 बार जंतर मंतर पर आंदोलन किया, 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, प्रदर्शन करके दिखाया कि ईवीएम और वीवीपैट में कैसे बेईमानी होती, गड़बड़ी होती है। इस ईवीएम को लाने वाली कौन? कांग्रेस बोलती है नहीं, आज भी बोल रही है नहीं। उन्हीं की वजह से वोट हमारी है, लूट ली जाती है और लूटकर वो सरकार बनाते हैं। केजरीवाल को वोट चाहिए किसकी? आपकी, बहुजन समाज की, मुस्लिमों की, दलितों की, और दी इन्होंने, कस के वोट दी, एक तरफा वोट दी, जिताया। लेकिन जब राज्यसभा में एमपी बनाने की बारी आए तो जानते हैं आप किसको बनाया जाता है? सवर्ण समाज के लोगों को, बनियों को, उनको बनाया जाता है, ठाकुरों को, उनको बनाया जाता है। पंजाब में सरकार बनी, 5 लोग राज्यसभा में गए, एक भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति, एक भी बहुजन समाज का व्यक्ति, दलित समाज का व्यक्ति, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगानी शुरू कर दी है आज की तारीख में, उनकी बात कही जाती है। फिर भी जब वहां भेजने की बात आएगी, जहां से हुकूमत चलती है, जहां लोगों की आवाज उठाई जा सकती है, इस समाज के लोगों को कभी भेजा गया? नहीं, कभी नहीं भेजा गया, भेजा भी नहीं जाएगा। और अब एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं। आप सबको एमसीडी में किसको वोट देनी है तय करना है। और लोग इस चक्कर में कि बीजेपी को हराना है तो यार चलो इसी को वोट दे दो, इसको वोट दे दो, यह तरीका ठीक नहीं है, इसे बंद करो। किसी को हराने के लिए नहीं, किसी को जिताने के लिए वोट दो। तुम अगर किसी को हराने के लिए वोट देते रहोगे तो तुम्हें कौन पूछेगा? कौन तुम्हारी कदर करेगा? हर कोई समझेगा अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे ही देंगे हम। अपनी वोटों को क्यों बर्बाद करते हो? बहुत बड़ी ताकत है ये, बड़ी मुश्किल से मिली ये ताकत। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी लड़ाई लड़के आपको ये ताकत दिलवाई। इसको ऐसे ही इस्तेमाल मत करो। किसी को हराने के लिए नहीं, किसी को जिताने के लिए अपनी वोट दो। जिसको जिताओगे वो जीत जाएगा, बाकी सारे अपने आप हार जाएंगे। किस बात की चिंता है? जिताने के लिए वोट दो। अब एमसीडी का चुनाव है, इसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। इस एमसीडी के चुनाव में वार्ड नंबर 218 सुंदर नगरी, जिसमें सुंदर नगरी और नई सीमापुरी का इलाका पड़ता है, इस क्षेत्र से, इस सुंदर नगरी क्षेत्र से, वार्ड से
राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, हमारी पार्टी जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, इससे एडवोकेट चित्रा शालिनी जो मेरी सगी भांजी है वो चुनाव लड़ रही है, जिसका चुनाव निशान है गैस का सिलेंडर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी दिल्ली में जितनी भी पार्टियां चुनाव में लड़ रही हैं, जितने भी कैंडिडेट वार्ड के लिए, एमसीडी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से एक भी कैंडिडेट अगर मेरी भांजी एडवोकेट चित्रा शालिनी जो कि बीएससी, एलएलबी, एलएलएम पढ़ी हुई है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा और काबिल हो तो मेरी भांजी को वोट मत देना, चित्रा शालिनी को वोट मत देना, उनको वोट दो, उन पार्टियों को वोट दो। इतनी काबिल प्रत्याशी है और इसके साथ साथ निडर, बोलने वाली, जनता के हकों के लिए लड़ने वाली। मैं आभारी हूं दिल से, व्यक्तिगत रूप से भी, और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी आभारी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जिन्होंने हमारी पार्टी को इस सुंदर नगरी वार्ड 218 में बिना किसी शर्त के पूरा समर्थन दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब 27 तारीख को जब दिल्ली में आए और अपने जो कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रचार किया तो उसमें इसका जिक्र भी किया, सुंदर नगरी वार्ड पर चित्रा शालिनी का, और उनके द्वारा जिस तरह से हमें समर्थन दिया गया इसका उन्होंने जिक्र भी किया, हमें सपोर्ट किया। और आम आदमी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM, इसकी जो पूरी टीम है राष्ट्रीय स्तर से लेके, चाहे इनके दिल्ली के इंचार्ज सांसद औरंगाबाद से सैयद इम्तियाज जलील साहब हों, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री कलीमुल हफीज साहब हों, उनके महासचिव, संगठन मंत्री, उनकी पूरी टीम, और उनकी सीमापुरी विधानसभा की पूरी टीम, सुंदर नगरी वार्ड की पूरी टीम, उनकी जिले की टीम, जिस तरह से उन्होंने हमें समर्थन दिया है और जिस तरह से वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, मैं और मेरी पार्टी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी उनके आभारी हैं। और इसके साथ साथ मैं आभारी हूं सुंदर नगरी विधानसभा की, सुंदर नगरी वार्ड की जो जनता है, उसने जितना प्यार मुझे दिया है, जितना सम्मान मुझे दिया है, मैं उसका दिल से आभारी हूं। और मैं जानता हूं कि जितने लोगों ने मुझे यहां प्यार दिया है, जितने लोगों ने मेरे उस संघर्ष की, जिसे मैं उस समय से लड़ता आ रहा हूं, जिस समय कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, उसकी सराहना की है, उसके लिए सम्मान और प्यार दिया है। अगर इतने ही लोगों ने मन से वोट डाल दिया और डलवा दिया तो सुंदर नगरी वार्ड में एडवोकेट चित्रा शालिनी की जीत इतनी वोटों से होगी जो आज तक दिल्ली में किसी को देखने को नहीं मिली, रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। तो मैं उन सब का आभारी हूं। एक का क्या नाम बताऊं, कितने ही नाम हैं, कितने ही नाम हैं, कितने ही लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है। और मैं यही अपील आपसे करूंगा साथियों कि इस 218 सुंदर नगरी वार्ड से मेरी सगी भांजी एडवोकेट चित्रा शालिनी को गैस के सिलेंडर चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर जो 5वें नंबर पर है उसको भारी बहुमत से विजयी बनाएं। आप साथ देंगे तो मैं और मजबूती से ये लड़ाई लड़ूंगा, आपकी लड़ाई। आप जानते हैं मैं आपके हकों की लड़ाई, हक बात उस समय से बोल रहा हूं, जनता की लड़ाई उस समय से लड़ रहा हूं जिस समय इस तानाशाह सरकार के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, जिसके सामने पूरा मीडिया
नतमस्तक हो गया, तलवे चाट रहा है उसके। उस समय से मैं लड़ रहा हूं। तब चुनाव की कोई बात नहीं थी, जब वोटों की कोई बात नहीं थी, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे 2017 में उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ियों की लड़ाई हो, और चाहे उसके बाद की लड़ाई लगातार बेरोजगारों की हो, मजदूरों की हो, और फिर बड़ी लड़ाई ईवीएम के खिलाफ जो हमने 30 मई 2019 से शुरू की, जो सब मैंने अभी बताया, और फिर उसके बाद सीए एनआरसी की बड़ी लड़ाई, और उसके बाद किसानों की 13 महीने चलने वाली लड़ाई। मैं उसमें कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करता रहा हूं। कोई बात चुनाव की नहीं थी, कोई बात वोट की नहीं थी, उस समय से लड़ रहा हूं। और आप विश्वास करिए, जीवन की अंतिम सांस तक इसी ताकत से, इसी मजबूती से लड़ूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है, यह मेरा फर्ज है, और अपना फर्ज निभाने में कभी कोई कोताही अंत तक बरतूंगा नहीं मैं। हां, इतना जरूर कहूंगा, अगर आप साथ देंगे, मेरे साथ खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से मैं और मजबूती से वो लड़ाई लड़ूंगा। कह सकता हूं मेरा इम्तिहान तो हो ही गया, और आपने, मुझे विश्वास है कि उस इम्तिहान में पास किया है। अब इम्तिहान तो आपका है। इस एमसीडी चुनाव में मेरी एकमात्र कैंडिडेट मेरी भांजी एडवोकेट चित्रा शालिनी है। इस चुनाव में आपकी परीक्षा है, आप इस चुनाव में पास होते हैं या फेल, इस पर निर्भर करेगा। मैं बस इतना ही कहूंगा, और अंतिम समय तक आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।